small brief introduction about today's speaker Madhukar Rao Joshi ji. Uh, Anil ji is a resident of Gondia district, Maharashtra. He's completed his MSc in agriculture from Dr. Punjab Rao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, and today here we are to on this occasion of Holi to hear from Anil ji on the cultural heritage of Holi festival and the Holi Utsav. Over to you, Anil ji. आज अपने प्रतिपादन का विषय कल्चरल हेरिटेज ऑफ होली यह है। मैं जब सोच रहा था कि यह विषय क्यों रखा होगा और इस विषय के पीछे आयोजक का क्या उद्देश्य होगा और हम इस विषय को क्यों समझना चाहिए, तब मुझे याद आती है मेरे स्कूल की प्रतिज्ञा की, जिसे हम प्रतिदिन स्मरण करते थे। उस समय उस प्रतिज्ञा का उतना महत्व ध्यान में नहीं आता था और वह प्रतिज्ञा मराठी में है, हिंदी में भी हम लोगों ने सभी ने कही है। भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं, मेरे देश पर मुझे प्रेम है, मेरे देश की समृद्ध और विविधताओं से विभूषित परंपराओं का मुझे अभिमान है और उस परंपरा का पाई होने के लिए मैं सदैव प्रयत्न करूंगा। तो इस प्रतिज्ञा में अपने परंपरा का अभिमान मुझे है और उस परंपरा का फॉलोअर, उसके लिए प्रयास करने वाला बनूंगा, ऐसी मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। और इस परंपरा का अभिमान, उसका फॉलोअर यदि मुझे बनना है तो पहला प्रश्न विषय आता है कि अपनी परंपराओं को समझना पड़ता है। उसमें अभिमान करने वाली कौन सी बात है और उसका फॉलोअर या पाइक बनने के लिए मुझे क्या प्रयास करने पड़ेंगे, यह समझने के बाद ही इस प्रतिज्ञा की प्रतिपूर्तता हम कर सकते हैं। और इसीलिए विद्यालय के समय में हमने जो प्रतिज्ञा ली, उस प्रतिज्ञा की पूर्तता के लिए हमें कुछ करना है तो इस विषय को समझना पड़ेगा। तो अपने देश में संपन्न होने वाले त्योहार, उत्सव उसी परंपरा का हिस्सा है और इन सभी के पीछे शास्त्र है, विज्ञान भी है। परंतु कुछ देश विरोधी षड्यंत्रकारी शक्ति इन परंपराओं को आह्वान देती है। समय समय पर उसमें जो गलत बातें हैं या अंधश्रद्धा है या पर्यावरण को हानिकारक है, ऐसी बहुत सारे बातें बताकर हमारी इस परंपराओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह निर्माण करते हैं। परिणाम स्वरूप कुछ लोगों के मन में संभ्रम निर्माण होता है। हमारी परंपराएं शास्त्र सम्मत, विज्ञान सम्मत होने के बावजूद भी जानकारी के अभाव में उस परंपरा पर का हमारा जो विश्वास है, उस पर हमारी जो श्रद्धा है वो कम होने लगती है और फिर उन परंपरा पालन करने की प्रतिज्ञा हमने जो ली है उससे हम परावृत्त होते जाते हैं। अपने इस उपक्रम के द्वारा ऐसी अपने भारतीय परंपरा में जो शास्त्र सम्मत, विज्ञान सम्मत ऐसे जो कुछ त्योहार है, उत्सव है, उनकी जानकारी देने, नई पीढ़ी को जानकारी देने का जो कार्य हम कर रहे, उसकी प्रशंसा जितनी करने उतनी कमी है। इस कार्य के लिए आपका सभी का अभिनंदन। इस परंपरागत उत्सव के पीछे जब हम ऐसा कहते हैं कि शास्त्र है, ऐसा कहते हैं, तब शास्त्र तैयार होने की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र कैसे बनते हैं? तो शास्त्र तैयार होने की प्रक्रिया अति प्राचीन काल से अभी तक अविरत चल रही है। अलग अलग काल में शास्त्र तैयार होते गए, उस पर समय समय पर विविध प्रक्रिया होती गई और क्रमशः शास्त्र विकसित होते गए। शास्त्र कैसे बनते हैं? तो उसका प्रारंभ होता है एक व्यक्ति सोच समझकर अपने कृति में कुछ बात लाता है, व्यवहार में बात लाता है। उसकी वो वैयक्तिक व्यवहार जो होता है, वो व्यक्तिक व्यवहार उस कुटुंब के सदस्य को अनुकरणीय लगता है, क्योंकि वो कुछ उपयुक्त होता है, कुछ फलदायी होता है, इसलिए उसके कुटुंब के लोग उसके व्यवहार को का अनुकरण करने लगते हैं। आगे चल के उस कुटुंब का जो अनुकरण है करते करते वह उसका व्यवहार एक रूढ़ी, उस कौटुंबिक रूढ़ी में परिवर्तित हो जाता है। आगे चल के उस कुटुंब की जो रूढ़ी है, एक समूह में आसपास के रहने वाले लोग जो देखते हैं वो भी उसको स्वीकारने लग जाते हैं, उसको स्वीकारते हैं। आगे चल के वह कौटुंबिक रूढ़ी सामूहिक प्रथाओं में परिवर्तित हो जाती है। फिर सामूहिक प्रथाओं को सारा समाज धीरे धीरे स्वीकारने लगता है और उसका रूपांतर सामाजिक प्रथाओं में होता है। और जब ये सामाजिक प्रथाएं
समाज के बुद्धिवादी, विचारवंत और विद्वत स्वभाव के द्वारा उसको मान्यता मिलती है, तब वह सामाजिक प्रथा एक शिष्ट संकेतों में रूपांतरित हो जाती है। और ये जो शिष्ट संकेत है वो समाज शास्त्र, मानस शास्त्र और परलोक शास्त्र का उसको यदि सहयोग मिल जाता है तो फिर वह एक शास्त्र के रूप में विकसित हो जाता है। ऐसी एक कुल मिलाकर एक लंबी प्रक्रिया शास्त्र बनने की है। तो ऐसे ये जो शास्त्र संकेत है वह हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को पोषक होते हैं। और इस पद्धति से जो सारे शास्त्र विकसित हुए, जो सारे परंपराएं विकसित हुई, हमारे पूर्वजों ने प्रक्रिया द्वारा सिद्ध करते हुए जो प्रथाओं, परंपरा निर्माण की, वो कैसी गलत हो सकती है। और इसलिए आज हम अपने भारतीय परंपरा के शास्त्र सम्मत, विज्ञान सम्मत एक उत्सव को समझने का प्रयास करने वाले। पिछले बार हमने दिवाली के उत्सव को समझने का प्रयास किया था, जिसके द्वारा अपनी परंपरा और संस्कृति पर अपना विश्वास वृद्धिगत होगा और इस संस्कृति का अविभाज्य अंग होने का गौरव भी बढ़ेगा। तो आज का जो उत्सव है वो है होली। यह होली उत्सव अपने भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख त्योहार है, जो सामान्य रूप से रंगों का उत्सव माना जाता है। रंगों के इस पवित्र त्योहार को वसंत ऋतु का संदेशवाहक भी माना जाता है। वही देश के विभिन्न हिस्सों में इस पर्व को कई नामों एवं तरीकों से मनाया जाता है, जिनमें फगुआ, धुलंडी मुख्य है। खास बात यह है, बरस की होली का त्योहार वसंत पंचमी से ही प्रारंभ हो जाता है और उसी दिन गुलाल से होली खेली जाती है। फाल्गुन मास में इस पर्व को मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी नाम से भी जाना जाता है। अपने प्राचीन इतिहास में भी होली का उल्लेख आता है। प्राचीन साहित्यों में भी अपने इस होली का उल्लेख आता है। होली पर्व का वर्णन नारद पुराण, भविष्य पुराण जैसे प्राचीन हस्तलिपियों में और धार्मिक ग्रंथों में भी किया है। संस्कृत और अवधी की कई प्रसिद्ध एवं प्राचीन महाकवियों ने भी अपनी कविताओं में होली का उल्लेख किया है। प्राचीन काल के संस्कृत साहित्य में भी होली के अनेक रूपों का विस्तृत वर्णन। श्रीमद् भागवत महापुराण में रसों के समूह रास का वर्णन है। अन्य रचनाओं में रंग नामक उत्सव का वर्णन भी, जिनमें हर्ष की प्रियदर्शिका एवं रत्नावली और कालिदास की कुमार संभवम तथा मालविकाग्निमित्रम शामिल है। कालिदास रचित ऋतु संहार में पूरा एक सर्ग ही वसंतोत्सव को अर्पित है। भारवी, माघ और अन्य कई संस्कृत कवियों ने बसंत की खूब चर्चा भी की है। चंद बरदाई और रचित हिंदी के पहले महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में भी होली का वर्णन है। आदिकालीन कवि विद्यापति से लेकर भक्तिकालीन सूरदास, रहीम, रसखान, पद्माकर, जायसी, मीराबाई, कबीर और रीतिकालीन बिहारी, केशव, घनानंद आदि अनेक कवियों को यह विषय प्रिय रहा है। होली की प्राचीन पर्व की तरह इसकी परंपरा भी अत्यंत प्राचीन है और इसका स्वरूप और उद्देश्य समय के साथ बदलता रहा है। प्राचीन काल में होली मनाने का स्वरूप अलग था, वर्तमान काल में होली मनाने का स्वरूप अलग है। परंतु प्राचीन काल में जो होली मनाई जाती थी उसके उद्देश्य भी अलग थे और उस उद्देश्यों को भी हमने ध्यान में लाना चाहिए। इसलिए प्राचीन काल में यह विवाहित महिलाओं द्वारा परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता था और पूर्ण चंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। वैदिक काल में इस पर्व को नवोत्कृष्ट यज्ञ कहा जाता था। उस समय खेत के अधपके अन्न को यज्ञ में दान करके प्रसाद लेने का विधान समाज में व्याप्त था। अन्न को होला कहते हैं और इसी से इसका नाम होली का उत्सव पड़ा। भारतीय ज्योतिष्य के अनुसार चैत्र शुद्धि प्रतिपदा के दिन से नववर्ष का भी आरंभ माना जाता है। इस उत्सव के बाद ही चैत्र महीने का आरंभ होता है, अतः यह पर्व नव संवत का आरंभ तथा वसंतागमन का प्रतीक भी है। इसी दिन प्रथम मनु का जन्म हुआ था, इस कारण इसे मनवादी तिथि कहते हैं। इस अग्नि के साथ इसको जोड़कर यह उत्सव का भी विचार किया जाता है और इसलिए खेतों में चमचमाती रही जो गेहूं की बालियों को सबसे पहले अग्नि देवता को समर्पित किया जाता है और फिर अग्नि ज्वाला में धान्य को पकाकर उन पकी हुई बालियों का प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। होली उत्सव में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है होलिका दहन का। इस होलिका दहन की जो प्रक्रिया होती है, इस होलिका दहन के प्रक्रिया में सार्वजनिक स्थल पर
या घर में एक डंडा गाड़ा जाता है, इसके पास ही होलिका की अग्नि इकट्ठी की जाती है। लकड़े चौराहों पर जहां अग्नि के लिए लकड़ी एकत्र की होती है वही होली जलाई जाती है। इसमें लकड़ियां और उपले उपले यानी अपने गोबर के कंडे को उपले कहते हैं, प्रमुख रूप से होते हैं। कई स्थलों पर होलिका में भर भोलिये जलाने की भी परंपरा है। ये भरभोलिये क्या है तो आपको पता है कि गाय के गोबर से बने छोटे छोटे आकार के गोल या अलग अलग आकार के, उसमें बीच में छेद करते हैं, उसको सुखाते हैं और इस छेद में मूंज नाम की घास की रस्सी डालकर माला बनाई जाती है। इस माला में 7 भर भोलिये होते हैं। होली में आग लगने से पहले इस माला को भाइयों के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है और रात को होलिका दहन के समय यह माला होलिका के साथ जला दी जाती है। इसका यह आशय है कि होली के साथ भाइयों पर लगी बुरी नजर भी जल जाए। लकड़ियों और उपलों से बनी इस होली का दोपहर से विधिवत पूजन आरंभ हो जाता है। घरों में बने पकवानों का भोग लगाया जाता है। दिन ढलने पर मुहूर्त पर होली का दहन किया जाता है। तो होलिका दहन समाज की समस्त बुराइयों के अंत का प्रतीक है। यह बुराइयां पर अच्छाई की विजय का सूचक है। भारतीय जीवन परंपरा में भी होली हर प्रांत में अलग अलग रूप से मनाई जाती है। अपने भारतीय जीवन परंपरा में होली का बड़ा महत्व है और भारत में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में भिन्नता के साथ मनाया जाता है। ब्रज की होली आज भी सारे देश में आकर्षण का बिंदु है। बरसाने की लठमार होली काफी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं तो महिलाएं उन्हें लाठियों तथा कपड़े के बनाए हुए कोड़ों से मारती है। इसी प्रकार मथुरा और वृंदावन में भी 15 दिनों तक होली का पर्व मनाया जाता है। यह सब होली के कई दिनों पहले शुरू हो जाता है। हरियाणा की धुलंडी में भाभी द्वारा देवर को सताए जाने की प्रथा है। बंगाल में डोल यात्रा चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। जुलूस निकालते हैं और गाना बजाना भी साथ रहता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र की रंग पंचमी में सूखा गुलाल खेलने, गोवा में शिमगो में जुलूस निकालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, तो पंजाब के होला मोहल्लों में सिखों द्वारा शक्ति प्रदर्शन की परंपरा है। तमिलनाडु की कमन पेड़ी गई मुख्य रूप से कामदेव की कथा पर आधारित वसंतोत्सव है, जबकि मणिपुर के याओसांग में योगसांग उस नन्ही झोपड़ी का नाम है जो पूर्णिमा के दिन प्रत्येक नगर ग्राम के नदी अथवा सरोवर तट पर बनाई जाती है। इसके अलावा बिहार में फगुआ, छत्तीसगढ़ में होली, महाराष्ट्र में रंग पंचमी, हरियाणा में धुलेंडी जैसे नाम से होली का पर्व बड़े उत्साह के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव भी आते गए और वर्तमान समय में प्राकृतिक पहले काल में यह होली यानी रंग पंचमी चंदन और गुलाल से खेली जाती थी। अभी प्राकृतिक रंगों का उपयोग होने लगा और उसके बाद अभी केमिकल्स का भी बड़े रूप इसमें उपयोग होने लगा है। होली फेस्टिवल ऑफ कलर्स ऐसा हम कहते हैं। होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है और यह रंगीन पाउडर और पानी के उपयोग के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि प्रतिभागी गुलाल नामक रंगों से खेलते हैं और हैप्पी होली कहते हुए एक दूसरे पर पानी छिड़कते हैं। यह एक बहुत से अनमोल क्षण है जो लिंग और जाति की स्थिति के अंतर से परे है। ऐसा माना जाता है कि होली मूल रूप से कृषि की सफलता और भरपूर फसल की प्रार्थना के लिए मनाई जाती है। इसे कृष्ण की वास्तव में होली खुलकर और खिलकर कहने की परंपरा है। राग रंग का यह लोकप्रिय पर्व बसंत का संदेशवाहक भी है। राग अर्थात संगीत और रंग तो इसके प्रमुख अंग है। इसलिए होली में रंग का उपयोग और रागों का भी उपयोग यानी संगीत का उपयोग बड़े मस्ती से किया जाता है और बड़े उत्साह के साथ सारे लोग सब ऊंच नीचता जाति भेद के ऊपर उठकर सब लोग इस पर मिलकर और एक समरसता का व्यवहार भी करते हैं। उत्तर भारत में फाग यह लोकप्रिय लोकगीत है। इसमें होली खेलने का वर्णन होता है। यह हिंदी के अतिरिक्त राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, बंगाली आदि अनेक प्रदेशों के अनेक बोलियों में गाया जाता है। इसमें देवी देवताओं के
होली खेलने से अलग अलग शहरों में लोगों के होली खेलने का वर्णन होता है। देवी देवताओं में राधा कृष्ण, राम सीता और शिव के होली खेलने के वर्णन में इसके अतिरिक्त होली की विभिन्न रस्मों की वर्णन भी होली में मिलते हैं। होली पर्व से जुड़ी जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उसमें धर्म ग्रंथ और शास्त्रों में अलग कहानियां भी अंकित की गई है। सबसे महत्वपूर्ण जो कहानी है वो भक्त प्रहलाद और भगवान हरि की कथा है। ये सब कथा सबको पता है। जो हिरण्यकश्यपु नाम का एक जो राक्षस था, उस राक्षस के का पुत्र प्रहलाद था। वो वैष्णव भक्त था, विष्णु भक्त था, परंतु उसके पिता को ईश्वर की आराधना पसंद नहीं थी, क्योंकि उसने अपने अमरत्व का एक आशीर्वाद उसने प्राप्त किया था। हिरण्यकश्यपु की राजधानी बुंदेलखंड के में झांसी के पास थी और इसी के कारण यह बुंदेलखंड में इस प्रथाओं को बड़े प्रमाण में कथाओं को वहां उसका उल्लेख आता है। उसके अनुसार हिरण्यकश्यपु नाम का एक राक्षस राजा दैत्य ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था और उन्होंने अमरत्व प्राप्त किया। उस अमरत्व के कारण उसको बड़ा अहंकार भी हो गया था और उसका पुत्र जो प्रहलाद विष्णु का भक्त था, विष्णु की प्रार्थना करता था, विष्णु के प्रति समर्पित था और इसलिए हिरण्यकश्यपु को इस भगवान कृष्ण की भक्ति पसंद नहीं थी। इसलिए प्रहलाद को मारने के लिए उसने अलग अलग प्रकार के और प्रयास भी किए। हत्ती के पैरों के तले मारने की कोशिश की, पहाड़ों से नीचे डालकर मारने का प्रयास किया। अंतिम उपाय के रूप में उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी और होलिका में एक क्षमता थी कि जो आग से प्रतिरक्षित थी। उसके पास एक चुनरी थी जिसे पहनकर वो आग के बीच में बैठ सकती थी और ऐसी होलिका ने अपने पास प्रहलाद को बिठाया और वो होलिका जलाई गई, परंतु विष्णु के कृपा प्रसाद से वह चुनरी हवा से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आई, प्रहलाद की रक्षा हुई और होलिका उसमें नष्ट हो गई। तो इस पद्धति से यह एक पूरी कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक निश्चित रूप से है। कहीं हम लोग कृष्ण के साथ भी इस प्रकार का जो कृष्ण को नष्ट करने के लिए और पुतना राक्षसी को भेजा गया था और एक कथा में ढूंढा राक्षसी का उल्लेख आता है जो बच्चों को मारने वाली राक्षसी मानी जाती है। इन सभी बुराइयों का, दुष्ट प्रवृत्ति का नाश इस होलिका के उत्सव के समय ही हुआ था। इसलिए ऐसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, दुष्ट प्रवृत्ति को नष्ट करने का प्रतीक के रूप में भी होली निश्चित रूप से मनाई जाती है। होली के साथ जुड़ी हुई एक लोकप्रिय कहानी भगवान कृष्ण और राधा के बारे में भी है। राधा और कृष्ण की एक चंचल प्रेम कहानी सबको पता है और इसके कारण पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण जो अपने शरारती स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने अपनी माँ से राधा के सुंदर रंग के विपरीत अपने गहरे रंग के बारे में शिकायत की। जवाब में उनकी माँ ने सुझाव दिया कि वह राधा के चेहरे को अपने रंग से मेल खाते हुए रंग से रंग दे और उसी दिन यह होली खेलने की परंपरा भी और कृष्ण के काल से प्रारंभ होती है। तो अपने प्रियजनों को रंग लगाने से जो प्यार, दोस्ती और वसंत के आगमन का भी प्रतीक ये होली है। वैसा ये जो इसके पीछे हमारा एक वैज्ञानिक आधार भी है। वो वैज्ञानिक आधार क्या है? हम लोग एक मनुष्य की एक मनोदशा होती है। मनुष्य के मन में अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती है और भावनाएं ही अपने इंद्रियों को प्रभावित करती है, जिन्हें मन समझ सकता है। एक व्यक्ति की मनोदशा और दृष्टिकोण को रंगों द्वारा सूक्ष्म रूप से बदला जा सकता है। जब भावनात्मक मुद्दों का इलाज करने और मानसिक राहत प्रदान करने की बात आती है तो रंग चिकित्सा ने उल्लेखनीय काम किया है और अभी अलग अलग चिकित्सा प्रकारों में अलग अलग प्रकार की व्यक्ति की मनोदशा को ठीक करने के लिए जैसा संगीत चिकित्सा की जाती है, वैसी रंग चिकित्सा भी अभी चिकित्सा का एक प्रकार निश्चित रूप से व्यवहार में आया हुआ है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक रंग का अपना मूड होता है और वह रंग अपना प्रभाव भी व्यक्तियों पर करता है और इसलिए रंग पंचमी के दिन उपयोग किए जाने वाले धुलंडी में हल्दी और सुगंधित फूलों के अर्क जैसे प्राकृतिक अवयवों से बनाए जाते हैं। आजकल इन रंगों की जगह सिंथेटिक केमिकल ने भी ले ली है, वो हानिकारक है। आयुर्वेद के अनुसार प्राकृतिक रंग त्वचा और अन्य उपचार के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सिंथेटिक रंगों की खोज के बाद से इसमें काफी बदलाव आया है। इस उत्सव के कारण रंग की उत्थान शक्ति और उसका आध्यात्मिक प्रभाव
खो गया है इन सिंथेटिक रंगों के कारण। इसलिए हमें फिर से इस होली के रंगों के उत्सव का वैज्ञानिकता को यदि ध्यान में लेते हैं, हमें भी अपने रंगों के चयन में निश्चित रूप से परिवर्तन करना पड़ेगा, प्रयास करने पड़ेंगे। प्राकृतिक रंग जो हमारे त्वचा को, हमारे मनोदशा को और ठीक रख सके, ऐसे प्राकृतिक रंगों का उपयोग उसमें करना है। रंगों के दृष्टिकोण से ऐसा कहा गया है कि होली मुख्य रूप से 4 प्रतीकात्मक रंगों के साथ खेली जाती है। हालांकि अब बाजार में रंगों के एक विस्तृत श्रृंखला भी उपलब्ध है, परंतु 4 प्रतीकात्मक जो रंग है वह है नीला, लाल, पीला और हरा, जो क्रमशः प्रेम, शांति, खुशी और आनंद के प्रतीक है। इसलिए इस दृष्टिकोण से वर्तमान काल में ऐसा कहा कि होली प्राचीन उत्सव होने के कारण समय समय पे उसके उद्देश्य बदलते गए, उसका स्वरूप बदलता गया, और अभी जो स्वरूप आ गया है वो हमारे पर्यावरण को, हमारे आरोग्य को हानि करने वाला है। जिन रंगों का उपयोग हम कर रहे हैं, तो इसी दृष्टिकोण से इसके पीछे की वैज्ञानिकता को ध्यान में रखकर जिन रंगों का हमें चयन करना है, वो रंगों का चयन ठीक ढंग से हो, जिसके द्वारा निश्चित रूप से होली का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य परिपूर्ण हो। प्राचीन काल में जो होली के उत्सव के पीछे का जो शास्त्र था, खुशियां बिखरने वाला, रंग उत्सव, उत्साह बढ़ाने वाला, हर्षोल्लास बढ़ाने वाला, आपस में और सारे भेद भूलकर समरसता के साथ व्यवहार करने वाला, इन सारे उद्देश्य की पूर्ति वाली होली वर्तमान काल में करने की एक आवश्यकता निश्चित रूप से प्रतिपादित हो रही है। वर्तमान काल में काल सुसंगत होली का उत्सव मनाने का प्रारंभ कुछ हमने करने का प्रयास किया, तो ऐसा कहते हैं, यद्ददा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवो तरो जन तयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यदि अच्छे लोगों ने यदि कोई कार्य प्रारंभ किया तो उसका अनुसरण समाज करता है, तो हम समाज को अनुकरणीय हो ऐसा होली का स्वरूप फिर से एक बार प्रारंभ करने की आवश्यकता है। उसको ध्यान में रखते हुए इस होली के उत्सव की ओर हमने देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। अनिल जी, हरीश पाठक, एक तो मुझे ये बताएं, अगर ये कृषि से जुड़ा है त्योहार और ये फसल अच्छी आने के लिए, तो पंजाब में जैसे लोहरी होती है वो तो जनवरी में के आसपास होती है, या वो ओनम होता है जैसे साउथ में, तो अलग अलग प्रांतों का अलग अलग ये है क्या? और ये खाली नॉर्दर्न स्टेट्स में ही है खेली जाती है होली, क्योंकि यहाँ गेहूं होता है और गेहूं लेट आता है। लोहरी में भी बाली डालते हैं, पता नहीं गेहूं की डालते हैं काहे की डालते हैं, लेकिन उसमें भी चढ़ाया जाता है अग्नि में। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अलग अलग जगह, जैसा यहाँ पे महाराष्ट्र में शुगर केन का कारखाने शुरू हो जाते हैं, शक्कर नहीं बनती है, तो शक्कर की जो गाठिया है वो वहां लगाते हैं। तो वहां के जो क्षेत्र में कृषि में जो उत्पादन होता है नया, उस नए उत्पादन को के द्वारा उसका उपयोग होता है। लगभग हमारे सारे उत्सवों में वैसा ही है कि जैसे जैसे नए नए उस कालखंड में जो कृषि से उत्पाद निकलते हैं, उन सारे उत्पादों के ही पदार्थों का उपयोग अपने उत्सवों में और व्यंजन के रूप में किए जाते हैं, या भगवान को नैवेद्य के रूप में दिखाने के लिए उनका उपयोग होता है। यहाँ पे भी चना निकलता है, तो पूरन पोड़ी का निश्चित रूप से उपयोग हर होली में महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में तो एक हुरडा भी होता है, हुरडा एक अलग ही बोला कहते उसको, यानी भुंजा हुआ अन्न, भुंजे हुए अन्नों को हुरडा कहते हैं। अच्छा, उसी को होला कहते हैं। अच्छा, वही होला है, वही होला है, उसी तो के नाम से कोई भी अन्न हो सकता है। मुझे लगा कोई भी अन्न हो सकता है। मुझे लगा हुरडा खाली ज्वार को या किसी को बोलते हैं। ज्वार का हो सकता है, अभी ज्वारी तो निकल ही जाती है। अच्छा, और ये रंग पंचमी है वो कब आती है? वो कौन से मंथ में? बिकॉज ये देखिए ये सब अलग अलग दिन धुलेंडी आती है। रंग पंचमी तो पंचमी यानी 5 दिन के बाद आती है। अच्छा, तो अभी आती है, तो क्योंकि ये सब अभी जनवरी से चालू होता है। जनवरी के आसपास शायद बरसात के बाद जो फसल आती है
तो वो मतलब उसका जनवरी से मार्च तक जितना उसका वैसे तो दिवाली भी एक कृषि का ही वो है कि कृषि मतलब अच्छा हुआ, मतलब बोआई हो गई, फसल अच्छी दिख रही है आपको, तो उसको वहाँ पे एक त्योहार मनाया जाता है तब दिवाली के टाइम। उसके बाद जब फसल काटी जाती है तो अभी जनवरी से मार्च तक में अलग अलग काटने का, तो उसका एक वो है। ये दूसरी फसल आने का है, रबी फसल जो आती है, रबी क्रॉप्स दिवाली में। ये रबी क्रॉप्स हमारे मार्च में हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है, सेकंड क्रॉप। नहीं, रबी तो दिवाली के आसपास रबी होगी, अभी खरीफ दिवाली के होगा। आसपास खरीफ समाप्त होता है। अच्छा, खरीफ समाप्त। जून से अक्टूबर नवंबर तक ये खरीफ सीजन होता है। अच्छा। और फिर उधर दिसंबर जनवरी से लेकर मार्च तक ये रबी सीजन होता है। और जनवरी के बाद समर सीजन आता है। तो ये हमारा जो हार्वेस्टिंग है यह रबी सीजन का हार्वेस्टिंग है होली में। अच्छा। और हाँ, एक चीज और होती है सारे दिवाली process- में, दिवाली के दूसरे दिन हम अपने बड़े एल्डरली पीपल वी गो एंड मीट देम, हम जाके सबसे मिलते हैं। दिवाली के दूसरे दिन जनरली ये किया जाता है नॉर्थ इंडिया में। बहुत सी जगह होली के दिन शाम को, होली सुबह खेल लिए आपने, लेकिन शाम को यू गो एंड मीट योर रिलेटिव्स, रंगों के साथ मिलने जाते हैं। नहीं, वो तो मॉर्निंग में हो गए रंग, इवनिंग में मिलने भी जाते हैं, मैंने सुना है। हाँ, इवनिंग में भी जाते हैं मिलने के लिए, बराबर। तो ये एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट देने की बात है कि यू गिव रिस्पेक्ट टू योर नेबर्स और यू गिव रिस्पेक्ट टू योर रिलेटिव्स, यू गिव रिस्पेक्ट एंड यू आल्सो कनेक्ट विद योर द एल्डरली पीपल इन योर रिलेशंस। बिल्कुल सही।